गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बार फिर से अपने तीसरे सेशन में हैं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारा PC3 का जो आईटी ऑडिट जो था, आईटी इन्वायरमेंट में ऑडिटिंग इन आईटी इन्वायरमेंट में जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे जो कि राही सर के द्वारा अपलोड किए गए हैं, उस पे बेस्ड हमारा एमसीक्यू का आज तीसरा सेशन है। पिछले सेशन में हमने अप टू 50 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया था। आइए आज के सेशन में हम 51 ऑनवर्ड्स डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन 51 नंबर क्वेश्चन से। ये ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। 51 ये कह रहा है कि इन प्रैक्टिस ऑडिट और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर आईटी इज जनरली टेकन अप इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जो ऑडिट है, ठीक है, ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट है, ठीक है, आईटी का, वो जनरली इंडिपेंडेंटली टेकन अप होता है एंड नॉट टुगेदर विथ ऑडिट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू आईटी सॉल्यूशन और द डिलीवरी एंड सपोर्ट एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। तो आप ये याद रखेंगे कि जो भी प्लानिंग ऑडिट है ना, वो इंडिपेंडेंटली नहीं होता है। ठीक है, वो उसमें जो भी है कि एक्विजिशन का पार्ट है ना, डिलीवरी एंड सपोर्ट का पार्ट है, इन सब के साथ इन कॉम्बिनेशन उनकी प्लानिंग तैयार होती है, इंडिपेंडेंटली नहीं होती है। तो 51 का जो है वो फॉल्स हो जाएगा। 52 है कि द आईटी सॉल्यूशंस कुड बी बेस्ड ऑन, जो आईटी सॉल्यूशंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं, किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं? तो ये है हमारा कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड पॉकेट्स डेवलप्ड आइदर ए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ये जो आईटी सॉल्यूशंस होता है वो बेस्ड होता है या तो कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ, जो क्वेश्चन नंबर 53 भी है आपका, COTS क्या होता है? कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ, है ना, कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर। इसमें देख लो कंप्यूटर कॉर्ड्स ऑफ, ये कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ। तो 53 का ए है। तो इसमें जो आईटी सॉल्यूशंस है वो बेस्ड होते हैं कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ पे, और एक होता है बेस्पोके। बेस्पोके मतलब ये हुआ कि बाय वेंडर, मतलब ये कह सकते हैं वेंडर के द्वारा डेवलप किया गया। कुछ चीज़ें होता है जो हम मार्केट से सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमें अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, आइदर हम मार्केट में जाएंगे और हम टैली सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे, एक तो ये होगा। दूसरा ये कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सके, कस्टमाइज्ड हम सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सके। तो बेस्पोके का मतलब ये हुआ कि किसी वेंडर के द्वारा उसको डेवलप करवाना। कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ का मतलब कि आपको मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इसका ए और बी दोनों होगा, मतलब कि सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 है कि वेदर द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू यूजर इट इज कॉल्ड। यदि सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है यूजर्स के पास तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। ये फ्री सोर्स, इंडेड सोर्स, कम्युनिटी, ये सब कुछ नहीं होता है, आप याद रखेंगे ओपन सोर्स होता है। तो जो सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है यूजर्स के लिए वो ओपन सोर्स कहलाता है। विच मॉडल इज बेस्ड ऑन लाइनर, ठीक है, लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच। तो कुछ मॉडल होते हैं, ठीक है, तो कौन सा मॉडल है जो कि लीनियर होता है, सिक्वेंशियल अप्रोच पे होता है? ठीक है, तो ये आपका वाटरफॉल मॉडल होता है। क्लियर है? वाटरफॉल मॉडल कैसा होता है? लीनियर होता है, सिक्वेंशियल होता है, अप्रोच मतलब सिक्वेंशियल अप्रोच में एक लाइन एक सीक्वेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल से ही रिलेटेड है कि बेस्ड ऑन इटरेटिव अप्रोच, है ना। तो इटरेटिव अप्रोच पे जो होता है वो हमारा एजाइल या रैपिड मॉडल जिसको बोलते हैं, है ना, वो हमारा होता है। तो दो मॉडल हो गया, एक वाटरफॉल जो कि हमारा क्या था, लीनियर अप्रोच था, सिक्वेंशियल अप्रोच था, ये इटरेटिव अप्रोच पे है, एजाइल मॉडल। तीसरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट कुड फॉलो। अब एप्लीकेशन जो होगा वो फॉलो करेगा, कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है तो उसमें कौन सा मॉडल फॉलो होता है? वाटरफॉल मॉडल, हाइब्रिड मॉडल एंड एजाइल या रैपिड मॉडल। तो याद रखेंगे कि आपका जो है वो तीनों का तीनों मॉडल उसमें फॉलो होगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से। तो तीनों के मॉडल पे बेस्ड हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया जा सकता है। RAD इज़ द एब्रिविएशन फॉर। तो जो हमारा RAD है, ठीक है, RAD हमने ऊपर एजाइल के बारे में पढ़ा था तो वो उसी से रिलेटेड है। RAD का मतलब होता है हमारा रिमोट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नहीं रिमोट नहीं होगा, ये होगा हमारा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। 58 का हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा ये एजाइल मॉडल था ना वही हमारा RAD है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो कि हमारा इटरेटिव अप्रोच पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 है कि कंप्लायंस टू ए सेट ऑफ एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। ठीक है, हमारा एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड की बात हो रही है जो इंश्योर करता है इन्हेंस्ड इंटीग्रेशन एंड इंटर ऑपरेबिलिटी,
है ना, जो कि मिनिमाइज करता है वेंडर लॉक इन को एंड इज ईजियर टू माइग्रेट इज कॉल्ड। तो वो कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है, यहाँ पर हमें उस स्टैंडर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ओपन स्टैंडर्ड। ठीक है, फ्री स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता है ना, ओपन स्टैंडर्ड। तो ओपन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि ये इन्हेंस करता है इंटीग्रेशन को, इंटर ऑपरेबिलिटी को, वेंडर लॉक इन को मिनिमाइज करता है और माइग्रेट करना ईजियर होता है। तो ये चीज़ आप याद रखें। वेंडर लॉक इन कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपने लॉक इन पीरियड सुना होगा कि कुछ टाइम के लिए आपको इतना टाइम का लॉक इन पीरियड। तो वेंडर लॉक इन कहने का मतलब कि वेंडर डिपेंडेंसी होगी, कि आपकी डिपेंडेंसी उस वेंडर पे होगी। ठीक है, आपको किसी चीज़ के लिए, किसी सर्विस के लिए है ना, किसी प्रोडक्ट के लिए है, तो लॉक इन है, तो लॉक इन कहने का मतलब कि आपको उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वेंडर लॉक इन के फ़ायदे भी हैं, है ना। आप एक वेंडर को छोड़ के दूसरे वेंडर के पास जाते हैं तो ये नहीं हो सकता, कुछ एग्रीमेंट है उसके तहत ये सारे चीज़ें होते हैं, तो आपको कुछ एक तरह से कॉस्ट भी बियर करने पड़ेंगे। तो ये आपको वेंडर लॉक इन का। यदि वेंडर लॉक इन से रिलेटेड आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि ज़्यादा कमेंट होंगे इस पर कि वेंडर लॉक इन पर डिटेल्स में चाहिए तो हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल आप इससे काम चलाइए। तो वेंडर ये जो भी चीज़ है वो हमारा ओपन स्टैंडर्ड होता है, इसमें वेंडर लॉक इन को मिनिमाइज किया जाता है ना, इंटीग्रेशन इंटरऑपरेबिलिटी को इन्हांस किया जाता है, एक से एक मतलब कि माइग्रेट करना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 60 आते हैं। इसमें क्या है कि लेयर्ड हायरार्कियल स्ट्रक्चर है वेयर द फंक्शनलिटी एंड एक्सेस ऑफ ईच लेयर कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनलिटी है और एक्सेस है ईच लेयर का वो कंट्रोल्ड होता है। ये इनेबल करता है ईच लेयर टू बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट, और इसमें जो भी ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जो भी लेयर है उसको इम्प्लीमेंट करना विदाउट अफेक्टिंग द अदर लेयर्स एंड makes adding, upgrading and swapping components easier is known as, तो दिस इज कॉल्ड ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप यहाँ तक दो चीज़ यहाँ पर आप लोग जरूर याद रखेंगे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ओपन स्टैंडर्ड क्या है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड है और ये ओपन स्ट्रक्चर है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 जो कि हमारा ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि नो डिस्टिंक्शन इज ड्रॉन बिटवीन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो एक हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है और दूसरा हमारा क्या है एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। ठीक है, और आईटी कंटिन्यूटी प्लानिंग विच इज़ द प्रोसेस। तो ये कह रहा है कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन ड्रॉन बिटवीन, है ना। तो ये हमारा फॉल्स है, एक डिस्टिंक्शन होता है दोनों के बीच में। दोनों में क्या है, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है उसी में है कि एक है आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो ये प्रोसेस है फॉर प्लानिंग एंड टेस्टिंग द रिकवरी ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस आफ्टर डिसरप्शन। यदि कोई डिसरप्शन हो जाए उसके बाद किस तरीके से बिजनेस प्रोसेस को रिकवर करना, दैट इज कॉल्ड आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। और दूसरा जो कि डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग है ना, जिसको आईटी कंटिन्यूटी प्लानिंग भी कहते हैं। इसमें क्या है कि जब कोई आईटी सिस्टम है ना, उसको रिकवर करने की बात हो रही है आफ्टर ए डिजास्टर। तो इसमें आईटी सिस्टम की बात हो रही है, किसमें, डिजास्टर रिकवरी प्लान या आईटी कंटिन्यूटी प्लान में। और जबकि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में आपका क्या है कि बिजनेस को रिकवर करने की बात हो रही है। तो ये फॉल्स है, दोनों के बीच एक डिस्टिंक्शन है, दोनों के बीच, है ना। तो ये कह रहा है कि नो डिस्टिंक्शन, तो ऐसा नहीं है, फॉल्स है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप, ठीक है, नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट अ रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल इन अ स्पेसिफिक आईटी सिस्टम। ठीक है, हम यहाँ पर अब देख रहे हैं इसमें कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, कैरिंग आउट अ रिव्यू ऑफ जो एप्लीकेशन कंट्रोल है, ठीक है, उसके रिव्यू में इन अ स्पेसिफिक आईटी सिस्टम। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, तो एक एक करके देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स, दैट इज लॉ रेगुलेशन। ये तो मतलब कि जो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं कि रिव्यू कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन कंट्रोल को। ठीक है, कोई आपका स्पेसिफिक आईटी सिस्टम है, उसमें जो एप्लीकेशन कंट्रोल है उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें क्या आप अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स जो है उसको आप देखेंगे। तो यस, उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे, है ना। उसके बाद है स्टडिंग द आईटी एप्लीकेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट, इसको भी देखेंगे। आइडेंटिफाई रिस्क्स एसोसिएटेड विद द बिजनेस एक्टिविटी फंक्शन एंड सी हाउ दिस रिस्क्स आर हैंडल्ड बाय द एप्लीकेशन। और चौथा, एक्सेसिंग कंट्रोल इंक्लूडिंग सब्सटेंटिव टेस्टिंग एज अप्रोप्रिएट। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप्स इन्वॉल्व। तो ये सारे के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व में यहाँ पर नॉट जो है
नॉट नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व, तो ये सारे के सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर ये नॉट को करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये नॉट यहाँ पर नहीं होगा, ये सारे के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। क्या क्या है कि एक तो आप बिजनेस प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें, जो आईटी एप्लीकेशन इन्वायरमेंट है उसको स्टडी करें, जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको आइडेंटिफाई करें, और जो एक्सेसिंग कंट्रोल है ना, ये सब चीज़, ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 63 पे हम लोग आते हैं। ठीक है, 63 में कह रहा है कि स्टडिंग आईटी एप्लीकेशन एंड आईटी एनवायरनमेंट कुड इन्वॉल्व, जो हमने अभी ऊपर देखा है। ठीक है, आईटी एप्लीकेशन और इट्स के एनवायरनमेंट का जो स्टडी, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है ना, क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है। तो इसमें एक ये कह रहा है कि रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये भी चीज़ इन्वॉल्व होता है इसमें। किस चीज़ में? जो आपका आईटी एप्लीकेशन और इट्स एनवायरनमेंट का जो आपका स्टडी है, तो उस स्टडी में क्या क्या चीज़ होगा। तो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना ये है, और स्टडी की फंक्शन ऑफ द एप्लीकेशन है ना, ये दोनों चीज़ है। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। आप डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ लेंगे कि रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ है। तो इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, डिटेल डिज़ाइन क्या है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, टू एस्टैब्लिश द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन ऑन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। और की फंक्शन ऑफ द एप्लीकेशन है ना, जो कि आपका एप्लीकेशन है उसका की फंक्शन क्या है, उसको स्टडी करना है। एट वर्क बाय ऑब्जर्विंग एंड इंटरेक्टिंग विथ ऑपरेटिंग पर्सनल, जो पर्सनल उसको मतलब कि ऑपरेट कर रहा है ना, तो उसके इंटरेक्ट करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। परफॉर्मिंग अ वॉक थ्रू कर सकते हैं, और द बिजनेस प्रोसेस एंड आईटी एप्लीकेशन फ्रॉम सोर्स एंट्री टू आउटपुट एंड रिकॉन्साइल मैकेनिज्म डिस्कशन विद द मैनेजर्स, ऑपरेटर्स एंड डेवलपर्स। तो आप यहाँ पर इन सिंपल ये याद रखें, जो स्टडिंग द आईटी एप्लीकेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट, जो कि आपका स्टेप्स इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है, देयर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व थे इसमें, है ना। जो आपका एप्लीकेशन कंट्रोल को रिव्यू करते हैं उसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उस 4 स्टेप्स में से एक दूसरा स्टेप्स है आपका स्टडिंग आईटी कंट्रोल, आईटी एप्लीकेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो इसमें एक होता है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना, और एक होता है स्टडी की फंक्शन, जो एप्लीकेशन है आपका उसमें क्या क्या की फंक्शन है उसको स्टडी करना। तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 64 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, 64 हमारा ये कह रहा है कि ऑडिट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड्स। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होते हैं, तो इनपुट कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल और प्रोसेसिंग कंट्रोल ये होता है। और एक हमारा चौथा होता है उसमें क्या, कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल। तो ये चारों होते हैं, तो यहाँ पर खैर 3 ही दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट आंसर। 65 में आते हैं हम लोग। 65 ये कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनपुट कंट्रोल इज़ टू इंश्योर, जो इनपुट कंट्रोल है उस ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करने की प्रोसीजर एंड कंट्रोल्स रीजनेबली गारंटी। ठीक है, वो गारंटी दे, क्या चीज़ का गारंटी दे, कि द डाटा इज रिसीव्ड इन टाइमली मैनर, द डाटा रिसीव्ड फॉर प्रोसेसिंग आर जेन्यून, कंप्लीट एंड नॉट प्रीवियसली प्रोसेस्ड, एक्यूरेट एंड प्रॉपरली ऑथराइज्ड है, द डाटा हैज बीन इंटर्ड एक्यूरेटली एंड विदाउट डुप्लीकेशन, नन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पर जो आपका 65 का आंसर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है एक्सेप्ट का। ठीक है, तो एक्सेप्ट ए दिया हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे नन ऑफ द गिवन आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें कह रहा है कि द डाटा इज रिसीव्ड इन टाइमली मैनर, इसको हम एक तरह से कंप्लीटनेस ऑफ डाटा के सेंस में इसको ले सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि कोई डाटा प्रोसेस होना है, सपोज कर लेते हैं कि 10 तारीख तक हमें कुछ डाटा प्राप्त हो जाता है ना, और उसके बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं। जब यदि 10 तारीख हो गया, हमें डाटा प्राप्त नहीं हुआ, है ना, तो और हम जब प्रोसेस करेंगे तो एक तरह से वो हमारा डाटा इनकम्प्लीटनेस से रिलेटेड हो सकता है ना। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, चूँकि ये क्वेश्चन बनाया गया है, तो वहाँ पर ये चीज़ टाइमली मैनर नहीं है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन है। लेकिन टाइमली मैनर को आप एक तरह से ले सकते हैं, है ना, कि कंप्लीटनेस से इसको रिलेट किया जा सकता है, आई थिंक सो। ठीक है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बट आई थिंक कि ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स है, कि जो आपका डाटा रिसीव्ड हो रहा है वो टाइमली मैनर में रिसीव्ड होना चाहिए, है ना। एक मतलब कि एक पैटर्न हो या एक कुछ इस तरीके का, तो ये डाटा कंप्लीटनेस से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की तरफ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एरर और फ्रॉड इज कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इज। तो जो
मेन सोर्स फ्रॉड कहाँ होगा, एंट्री लेवल पे ही फ्रॉड हो सकता है। तो यदि हमने इनपुट कंट्रोल यदि हमारा स्ट्रांग नहीं है तो फ्रॉड होने के ज़्यादा चांसेज होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, इनपुट पे होगा, तो फ्रॉडुलेंट इनपुट पे होगा, है ना। प्रोसेसिंग रिपोर्टिंग आउटपुट से कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकरेक्ट या फ्रॉडुलेंट इनपुट है तो वहाँ पर ये फ्रॉड होने के ज़्यादा चांसेस है, मतलब कि वो एक तरह से सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रॉड है, इनपुट कंट्रोल का वीकनेस। क्वेश्चन नंबर 67 पे आता है वैलिडिटी, कंप्लीटनेस, डुप्लीकेटी, रेंज चेक इज सब कंट्रोल एलिमेंट्स। तो ये सब कुछ कंट्रोल एलिमेंट्स है, सब कंट्रोल एलिमेंट्स है किस चीज़ का, तो ये हमारा हो जाएगा डाटा एंट्री चेक से, मतलब कि डाटा एंट्री चेक से रिलेटेड है कि डाटा वैलिड है कि नहीं, कंप्लीट है। तो ये डाटा एंट्री चेक्स के सब कंट्रोल्स है, ठीक है। इसमें और भी है, सोर्स डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है जो कि एक तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसमें ऑथराइजेशन रूल से रिलेटेड है, ये एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 68 विथ रिगार्ड टू इनपुट कंट्रोल सम कॉमन कंट्रोल एलिमेंट्स इंक्लूड। तो ये याद रखेंगे, जो इनपुट कंट्रोल में जो कॉमन कंट्रोल एलिमेंट्स है इसमें ये सब चीज़ भी है कि डाटा एंट्री चेक है, उसका ऑथराइजेशन चेक है ना, डाटा एंट्री ऑथराइजेशन रूल है, एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म है, सोर्स डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है, ये सारा चीज़ इसमें आता है। और इसमें ये 1 2 3 5 इसमें कह रहा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक, तो ये हमारा इनपुट कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन 5 इसमें नहीं होगा, 1 2 3 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक आई थिंक शायद आउटपुट कंट्रोल से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट कंट्रोल की बात हो रही थी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मैनुअल प्रोसीजर, सुपरवाइजरी लेवल ऑथराइजेशन ऑफ डाटा ऑन डाटा एंट्री फॉर्म और सब। तो ये देखो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है या मैनुअल प्रोसीजर सुपरवाइजर ऑथराइजेशन से रिलेटेड है ये, है ना। तो ये आपका हो जाएगा डाटा एंट्री ऑथराइजेशन रूल से। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कहने का मतलब कि डाटा ऑथराइजेशन में क्या है कि हमने हर यूजर का एक अलग अलग वर्क कर रखा है असाइनमेंट, कि हमने जैसे इस लेवल से पास किया फिर ये डाटा इस लेवल पर ऑथराइज हो, तो ये एक तरह से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो गया। सुपरवाइजरी लेवल हो इसमें कि कई लेवल पर वो डाटा हो, ताकि एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे जाने के बाद वो ऑथराइज हो सके। तो ये सारा चीज़ जो है ऑथराइजेशन रूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं हम 70 नंबर क्वेश्चन पे कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेसिंग कंट्रोल्स आर टू इंश्योर, जो प्रोसेसिंग कंट्रोल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेंगे, जो भी पॉइंट्स है क्या क्या चीज़ है ना। तो इसमें कह रहा है कि द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट, ठीक है, प्रोसेसिंग सही होना चाहिए। द ट्रांजेक्शन आर यूनिक एंड विदाउट एनी डुप्लीकेशन, ये भी सही है। ऑल ट्रांजेक्शन्स वैलिड होना चाहिए। द कंप्यूटर प्रोसेसेज आर ससेप्टेबल टू ऑडिट, जो कंप्यूटर का प्रोसेस है वो ऑडिटेबल भी हो। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है प्रोसेसिंग कंट्रोल के। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। द ऑब्जेक्टिव प्रोसेसिंग कंट्रोल्स आर, अब ये प्रोसेसिंग कंट्रोल्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकते हैं, कैसे अचीव होंगे, तो इसमें अब देख लीजिए कि ये कह रहा है एडेक्वेटली वैलिडेटिंग इनपुट एंड जनरेटेड डाटा। यदि जो इनपुट और जनरेटेड डाटा है उसको एडेक्वेटली वैलिडेट कर दे तो हमारा एक तरह से प्रोसेसिंग कंट्रोल सही है, कि हमने इनपुट ये दिया और आउटपुट ये आया, तो वो यदि वैलिडेट हो रहा है तो हमारा प्रोसेसिंग सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोसेसिंग द करेक्ट फाइल्स एंड डाटा एलिमेंट्स, ये भी हमारा प्रोसेसिंग कंट्रोल मतलब कि जो अचीव होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सकते कैसे, तो यदि हमने करेक्ट फाइल को ये प्रोसेस किया है तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। डिटेक्टिंग एंड रिजेक्टिंग एरर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड रेफरिंग बैक देम टू ऑरिजिनेटर फॉर रीप्रोसेसिंग। अब मान के चलो प्रोसेसिंग के दौरान यदि कुछ ऐसा एरर्स आ रहा है, डिटेक्ट हो रहा है और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको बैक टू द ऑरिजिनेटर भेज रहे हैं कि आप इसको फिर से चेक करके करेक्ट करके वापस इनपुट करें, तो ये भी इसके ये चीज़ होता है तो भी हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। और चौथा है प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन, प्रोसेसिंग का ये भी है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में डाटा ट्रांसफ़र हो। वेरीफाइंग ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग द कंट्रोल टूल्स एस्टेब्लिश्ड प्रायर टू द प्रोसेसिंग, और एक तरह से वेरीफाइंग करना, अब ये ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या आफ्टर प्रोसेसिंग भी हो सकता है। क्या चीज़, द कंट्रोल टोटल एस्टेब्लिश्ड प्रायर टू द प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग से पहले कंट्रोल टोटल था, अब प्रोसेसिंग होने के बाद, है ना, वो चीज़ यदि वेरीफाई हो रहा है तो इन सब चीज़ों से एक तरह से क्या है, हम ये अचीव कर सकते हैं, जो प्रोसेसिंग कंट्रोल का हमारा ऑब्जेक्टिव वो अचीव होगा, ठीक है। तो इसके ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएंगे ये सारे के सारे। एक तरह से मतलब कि कह सकते हैं इन सब के जरिए हम एक तरह से जो प्रोसेसिंग कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है, विथ रिगार्ड टू प्रोसेसिंग कंट्रोल, है ना, सम कॉमन कंट्रोल एलिमेंट्स इंक्लूड एक्सेप्ट, एक्सेप्शन पूछा जा रहा है कि किसको छोड़ करके, है ना, बाकी इसमें कुछ कॉमन कंट्रोल एलिमेंट्स है प्रोसेसिंग कंट्रोल से रिलेटेड, एक्सेप्ट पूछा जा रहा है तो प्रॉपर मैपिंग ऑफ बिजनेस रूल्स ये होगा आपका, है ना, प्रोसेसिंग कंट्रोल से रिलेटेड है, चेकिंग फॉर सीक्वेंस एंड डुप्लीकेशन एरर्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कंट्रोल्स एंड हैश टोटल इनपुट रिकॉन्सिलेशन, ये सारा चीज़ भी आपका प्रोसेसिंग कंट्रोल से रिलेटेड है ना, कि सीक्वेंस को चेक करना, डुप्लीकेशन एरर को चेक करना, है ना, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड काउंट कंट्रोल हैश टोटल, ये सारा चीज़ आपका इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है रिव्यू एंड फॉलो अप ऑफ एप्लीकेशन जनरेटेड एक्सेप्शन रिपोर्ट, और चौथा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक। तो इसमें जो है आपका रिव्यू एंड फॉलो अप ऑफ एप्लीकेशन एंड जनरेटेड एक्सेप्शन रिपोर्ट जो है ना, ये आपका आउटपुट कंट्रोल से रिलेटेड है, ये आपका प्रोसेसिंग कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये आपका किससे रिलेटेड है, आउटपुट कंट्रोल से रिलेटेड है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि आउटपुट कंट्रोल्स इंश्योर्स दैट ऑल एक्सेप्ट, अब इसमें आउटपुट कंट्रोल ये कर रहा है, एक्सेप्शन पूछ रहा है इसमें, ठीक है। 73 में कह रहा है कि प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टाइम होना चाहिए, प्रोड्यूस्ड मोर देन वन टारगेटेड सेट, इसको देखते हैं, फुल्ली रिकॉन्साइल्ड विद द प्री इनपुट कंट्रोल पैरामीटर्स, जो प्री इनपुट कंट्रोल पैरामीटर्स था उसके साथ फुल्ली रिकॉन्साइल्ड होना चाहिए, और फिजिकली कंट्रोल्ड एट ऑल टाइम्स, ये चीज़ ज़रूरी है कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, है ना, वो फिजिकली कंट्रोल एट एवरी टाइम, ऐसा नहीं कि डाटा आउटपुट हो और किसी अनऑथराइज्ड हाथ में चला जाए, ऐसा नहीं, तो वो फिजिकली कंट्रोल्ड भी होना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी डॉक्यूमेंट्स की बनी रहे। ये कह रहा है कि प्रोड्यूस्ड मोर देन द टारगेट सेट, अब जो टारगेट सेट है उससे ज़्यादा हम आउटपुट क्यों प्रोड्यूस करेंगे, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोड्यूस्ड हो, ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो, तो ये आउटपुट कंट्रोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 और 75, हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे 74 और 75 पे। ये कह रहा है रिगार्ड टू आउटपुट कंट्रोल सम कॉमन कंट्रोल एलिमेंट्स इंक्लूड, अब ये आउटपुट कंट्रोल के बारे में, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ आउटपुट एंड डिजायर्ड रिपोर्ट्स ऑफ द सिस्टम डिजाइन डेवलपमेंट स्टेज, तो ये चीज़ होना चाहिए कि जो आउटपुट्स क्या है ना, डिजायर्ड रिपोर्ट्स क्या है, इसको सिस्टम डिजाइन और डेवलपमेंट स्टेज पे ये चीज़ कर लेना चाहिए, ये डिफाइन कर लेना चाहिए, तो ये कंट्रोल आउटपुट कंट्रोल्स के मतलब शामिल है उसमें। नेक्स्ट है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिपोर्ट एक्सट्रैक्शन लॉजिक, जो रिपोर्ट एक्सट्रैक्शन लॉजिक उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आउटपुट रिव्यू एंड ट्रैकिंग होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि जो भी है आउटपुट को रिव्यू किया जा सके, ट्रैक किया जा सके, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी वैलिडेशन एंड रिकॉन्सिलेशन, ये सारा चीज़ होना चाहिए, कंप्लीट आउटपुट आपका कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिडेट भी हो, रिकॉन्साइल भी हो, रिव्यू एंड फॉलो अप ऑफ एप्लीकेशन जनरेटेड एक्सेप्शन रिपोर्ट, ठीक है, तो ये जो रिव्यू यहाँ पे डाला गया था, अभी आप देख रहे थे ना रिव्यू, तो ये आपका आउटपुट कंट्रोल से रिलेटेड था, है ना, और ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक एक ऊपर वाले में डाल दिया गया था, ये आपका प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो इसमें सारे के सारे जो हाँ एक तरह से आपका आउटपुट कंट्रोल से रिलेटेड है, तो इसके ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएंगे। नाउ 75 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है कि सेवरल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल आर जनरली एप्लीकेबल टू आईटी सिक्योरिटी नॉट जस्ट फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल, तो जो सेवरल एलिमेंट्स एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल से रिलेटेड जो सेवरल एलिमेंट्स है ना, वो कह रहा है कि आर जनरली एप्लीकेबल टू आईटी सिक्योरिटी, वो आईटी सिक्योरिटी पे जनरली एप्लीकेबल होते हैं, नॉट जस्ट फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, तो ये ट्रू है, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स है ना, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि जनरली एप्लीकेबल टू ओवरऑल आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये जो है आपका 75 जो है वो ट्रू है। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और यदि आपको कुछ इसमें इशू हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।